हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो प्राचीन भारत में जो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, साहित्य इत्यादि उस सब के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो यह चोल साम्राज्य की नींव डाली गई विजयालय द्वारा। देखिए, जो भी दक्षिण भारत में जो भी साम्राज्य के नाम हम देखेंगे, कुछ साम्राज्य जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं वो तो पढ़ने हैं ही, लेकिन लगभग हर साम्राज्य का हमें कम से कम उसका संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी क्या थी और उसकी लोकेशन क्या है, ये 2-3 चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चोल साम्राज्य है उसके संस्थापक था विजयालय। हालांकि चोल साम्राज्य अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, बाकी संस्थापक तो खैर हमें सबका पढ़ना ही है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। अब इससे क्या पता चल रहा है, अगर जैसे क्रम लगवाने लगते हैं कि पहले कौन सा शासन है फिर कौन सा, तो पल्लव के बाद आएगा चोल। उसने 850 ईस्वी में तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। अब इसमें है कि चोल वंश का संस्थापक, सेम क्वेश्चन फिर से विजयालय। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति में गिना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इसका विशाल प्रांगण 500 इंटू 250, अरे ये सब मतलब इतना नहीं, मंदिर के प्रवेश द्वारों पर कुछ नहीं, बस इतना याद रहे कि ये जो है बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, ये किसने बनवाया था? राजराज ने बनवाया था। और ये किस काल से संबंधित है? तो चोल काल से संबंधित है। ये भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा मंदिर है। ये 2-3 विशेषताएं याद हों बस, ठीक है इसमें। और हाँ, ये नंदी वाली, इससे तो खैर क्वेश्चन ही बना है कि विशालतम नंदी मूर्ति कहाँ है, तो बृहदीश्वर में। इतने मीटर का, इतने वर्ग स्क्वायर मीटर का प्रांगण है, वो सब है, इतना तो डिटेल में नहीं याद कर पाएंगे। देखो, ये जो चोल साम्राज्य है इसका संस्थापक विजयालय हो गया। और इस संस्थापक के बाद में जो इसके राजा हुए हैं चोल साम्राज्य में, वो 2 महत्वपूर्ण राजा हैं। एक तो ये राजराज और उसका बेटा राजेंद्र प्रथम। उसके बाद में जो कुलोत्तुंग प्रथम है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि राजेंद्र प्रथम तक आते आते क्या होता है कि श्रीलंका पे पूरी तरह अधिकार हो जाता है। और जब कुलोत्तुंग बैठता है गद्दी पे, तो श्रीलंका में फिर से क्या अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं श्रीलंका में जो राजा बनता है उसके समय। और कुलोत्तुंग जो है उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं देता और अपनी बेटी की शादी कर देता है। और कुलोत्तुंग के बारे में एक और फैक्ट था कि उसने चीन में शायद 72 दूतों का अपना एक मंडल भेजा था वहाँ पे। ये 2-3 चीज़ें हमने इस बारे में पढ़ी थी। और एक चोलों को लेकर नौसेना वाली बात पढ़ी थी। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को क्या बना दिया था? चोलों की झील बना दिया था। और गंगईकोंड चोलपुरम वाली स्टोरी कि वो राजधानी कैसे बनी, क्या बनी। और राजराज के बारे में कि उसने एक मंदिर बनवाया, और उसकी थोड़ी विजयों के बारे में। इतनी सारी चीज़ें हमें चोल साम्राज्य के बारे में पता ही होनी चाहिए। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? फिर से पूछा है यही। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर, है ना। शुरुआत में उरैयूर थी, तंजौर होती है फिर। और अब इसमें कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ये हमने पढ़ा भी था। और चोल साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताएं पता होनी चाहिए। प्रशासन को किस तरीके से बांटा गया था हमने पढ़ा था। मंडलम, वलनाडु, नाडु, है ना। और ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, और उनकी मूर्ति कला जिसमें कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है। तो इस तरीके से समझा इसमें कि भाई राजनीतिक जो इतिहास है उसके बारे में, कुछ राजाओं के बारे में पता हो, और ये जो स्थापत्य कला के बारे में कुछ मंदिर देख लिए, और फिर इस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उसका पूरा विभाजन और ग्राम स्वायत्ता इसकी प्रमुख विशेषता है चोल साम्राज्य की। ठीक है। और इसकी जो है मूर्ति कला, जो कि नटराज वाली मूर्ति जो हमने पढ़ी थी।
चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल, है ना। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल में। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता थी? सेम, फिर से चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से मिले हैं वो है उत्तर मेरूर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कहते तो रहते हैं कि इनका जो है ग्राम स्वराज्य जो है प्रमुख था, लेकिन वो हमें पता कहाँ से चलती है? तो वो हमें पता चलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से, ठीक है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये टोट्टवारियम। अब ये सारे वारियम के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये जो वारियम है ये किसका प्रशासन देखते थे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उद्यान प्रशासन का तो देखता था टोट्टवारियम। चोलकालीन गांव में गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था, ठीक है। मतलब ये सारे वारियम हैं, इनके आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ वारियम होगा तो वो हो गया जो ग्राम प्रशासन की देखरेख करती थी एक कार्यकारिणी समिति। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राम प्रशासन के लिए चोल को विशेष रूप से जाना जाता है। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति कहा जाता था, पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये भी सही है। हमने देखा कि जो राजराज था उसने शुरुआत की और उसके बेटे ने, मतलब राजराज ने भी श्रीलंका का उत्तरी भाग जीत लिया था और राजेंद्र प्रथम ने तो पूरा ही जीत लिया था श्रीलंका को, है ना। तो मतलब दोनों ही इसमें कथन सही है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं वाली। ये जब हमने समरी पढ़ी थी तो उसमें समझा भी था। चोल कलाकारों ने दक्षिण कला में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कांसे की मूर्ति जो है ज़्यादा मिलती हैं और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियाँ नटराज की हैं। किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है? तो ये नटराज। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुई तो कहाँ है? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है, ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो वो चोल कला का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक। याद करने का मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि गुरु को क्या देते हैं? दक्षिणा। हालांकि ये तो दक्षिणा लिखा हुआ है लेकिन हमें याद करने के लिए बस। तो शिव की दक्षिणामूर्ति किसका रूप है? एक शिक्षक का। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव के प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही बात है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। ये भी सही है, ठीक है। इसको अर्धनारीश्वर मूर्ति भी कहते हैं। तो भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू, देखिए मतलब ये जो 4 हाथ हैं, हर हाथ में मतलब कुछ किसी में डमरू है तो कोई हाथ नीचे की तरफ है यानी उसकी मुद्रा है। इस तरीके से हर एक किसी का कुछ ना कुछ अर्थ है, तो वो सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो उनका दाहिने तरफ 2 हाथ हैं, बाएं तरफ 2 हाथ हैं, तो जो दाहिने तरफ ऊपर वाला हाथ है उसमें क्या है? डमरू। वो डमरू किसका प्रतीक है? तो वो सृजन का प्रतीक है। सृजन यानी निर्माण, इस सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है, यानी इस साइड जो 2 हाथ हैं बाएं तरफ, उसमें जो ऊपरी हाथ है, ऊपर वाला हाथ है, उसमें अग्नि है जो कि विनाश का प्रतीक है। मतलब सृजन भी कर रहे हैं और विनाश भी कर रहे हैं, ठीक है। और उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित करता है। अभय मुद्रा मतलब ऐसे करके हाथ को जो ऊपर उठा के रखते हैं, है ना। तो अभय मुद्रा ऐसे करके समझ लो थोड़ा सा। अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है। और अभय मुद्रा का मतलब ये होता है कि अपने भक्तों को ये संकेत देना, डरो मत। फिर जबकि उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है। तो जो जैसे उनके पैर हैं तो एक पैर यानी बायां पैर उनका ऊपर उठा हुआ है, तो जो बायां हाथ है नीचे वाला वो नीचे की तरफ है और बाएं पैर की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। तो जो बायां हाथ है वो क्या इशारा कर रहा है? मोक्ष का इशारा।
नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए? तो कुलोत्तुंग प्रथम के में, और ये चोल शासक था। 72 सौदागरों का एक मंडल था पूरा। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। चोल के बारे में मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही एक तो हमने समरी में पढ़ लिया, और जैसे ही ये क्वेश्चन से स्टार्ट हुए वहाँ मैंने बता दिया जो भी कुछ था, तो बस मैं क्वेश्चन पढ़ते चली जाऊँगी, इसकी व्याख्या नहीं पढ़ूंगी। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसमें देखो चोल के बारे में है, और इसमें चोल आंसर क्यों नहीं दिया, पढ़ते हैं एक बार। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट, अच्छा सभी सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। ओके, मतलब सब में कर लेते थे लेकिन चोल में सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। ये समरी जब हमने देखी थी तो इस पर थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था कि अगर ऐसा कर देते हैं तो इसके क्या लाभ हैं, अगर राजा अपने ही जीवन काल में युवराज की घोषणा कर दे तो। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय है? राजेंद्र प्रथम। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो राजराज प्रथम यानी राजेंद्र का पिता। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो राजराज प्रथम ने, और इसने पूरा ही श्रीलंका जीत लिया था। चोल शासकों ने चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। अब यहाँ पे कथन कारण दिए हैं कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। अधिक जानकारी इसीलिए तो चोलों के बारे में हमें इतना कुछ पता है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पता है, और उनकी जो मूर्ति कला उसके बारे में पता है, उनके राजाओं के बारे में पता है, तो ये बात सही है पहला तो। अब इसमें कारण दे रखा है कि क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो ये भी ठीक है, मतलब इनसे हमें पता चलता है चोलों के बारे में, चोलों के इतिहास के बारे में। और ऐसा करने वाले ये पहले ही थे, है ना। ये भी जैसे इसमें लिख भी रहा है ना कि मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण होते थे। मतलब पहले भी लिखे जाते थे मंदिरों की दीवारों पर, लेख लिखे तो जाते थे, लेकिन अपने राजवंश की विजयों इत्यादियों के बारे में तो नहीं लिखा जाता था। तो वो काम इन्होंने चोलों ने प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे ये शब्द हैं और इधर साइड उनका मतलब अर्थ पूछ रखा है या विवरण की। एरी पत्ती का क्या अर्थ है, तनियूर का क्या है और घटिका का क्या है, तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो एरी पत्ती का मतलब है ऐसी भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता हो। तो जो एरी है ना, एरी पहले भी आया है एरी वारियम करके, और जो एरी वर्ड है वो जल के साथ ही रिलेटेड है। जिसको मैं एक सेकंड में दिखा देती हूँ अगर होगा तो अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से याद रखेंगे ना, देखो ये रहा एरी, यहाँ था ना, इसमें जो पूछा था कि कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट वारियम था, और जो ये एरी वारियम था ये तालाब समिति को देखता था। तो एरी से हमें समझ में आ रहा है कि साउथ में एरी को मतलब पानी को एरी कहा जाता होगा, है ना। और यहाँ पे फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इस तरीके से जो हम पीवाईक्यू को थोड़ा ठीक से अगर ध्यान देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिल जाएगा। तो एरी पत्ती इसमें लिख रहा है कि जलाशय के रखरखाव के लिए, तो ये मतलब हमें लग रहा है कि हाँ ये सही होगा क्योंकि यहाँ पे जलाशय वर्ड आया है। अब एक तो हमें पता है ही, तो देखो ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अब हमारे पास इतना है कि यहाँ या तो 1 2 सही है या फिर 1 3 सही है। फिर है इसमें तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। अब इसका हमें नहीं पता। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, तो प्रायः देखो लिख रहा है इसमें, वैसे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कॉमन वाला जो स्टेटमेंट है वो यही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें आंसर दिख रहा है तो आसानी से कह भी सकते हैं। लेकिन हमने इतना ज़रूर है कि ये समरी में नहीं दिया था, तो यहाँ पे डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं कि एरी पत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था।
7वीं 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। ठीक है, तो मंदिर जो थे वो शिक्षा देने का भी कार्य करते थे। तो घटिका से समझ आ रहा है। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तन्यूर अथवा तुकर्रम कहा जाता था। तो कुर्रम हमने क्या देखा था, ग्राम संघ। जो गांव, जैसे कई सारे गांव हो गए, उनकी फिर संघ बना दिए गए, तो उनको बोला गया कुर्रम। और उनका अन्य नाम भी है तन्यूर और तुकर्रम। कुर्रम तुकर्रम तो थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन तन्यूर भी उसी से संबंधित है। और जो ग्राम प्रशासन है वो तो महत्वपूर्ण है ही, तो उससे संबंधित जो भी शब्द होंगे वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुर्रम, तन्यूर और तुकर्रम ये ग्राम संघ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या विदेशी व्यापार से संबंधित कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो देखिए, ये नाना देशी भी थी और मणिग्रामम थी। मणिग्राम तो ये अगर दक्षिण के उसमें पूछते तो ये था, मतलब मणिग्रामम हमने पहले पढ़ा था। और श्रेणी जो थी ये क्या थी, ये समूह था, नगरम भी समूह था, इस तरीके से। और जो विदेशी व्यापार से संबंधित, मतलब जो इनका जो कारवा चलता रहता था ना, उसके लिए है ये नाना देशी। तो कारवा मतलब घूम घूम के लोग ऐसे करके व्यापार कर रहे हैं, पूरा एक समूह चल रहा है, तो ये विदेशों से भी व्यापार करेंगे। तो ये दोनों ही इसके सही हैं। और अन्य भी नाम हैं कुछ, जैसे ओसवाल, एनसीईआरटी में हैं 2-3 वर्ड जो कि इस तरीके के व्यापारियों के लिए यूज़ करे जाते हैं, जिनमें एक ओसवाल वर्ड भी आता है। और बाकी कुछ और नाम हैं जो देख लेते हैं, इसमें कुछ नाम दिए भी हैं। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वालों लोगों की समिति होती थी। नगरम क्या होता था, नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठन को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ अब दे रखे हैं यहाँ पे, मणिग्रामम, नाना देशी। ये ना यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ये पीसीएस का है क्वेश्चन, हालांकि यूपीएससी में पूछा हुआ है। मणिग्रामम, नाना देशी या फिर नाना देशी भी लिखा मिलता है, वलंग, बलंजियर, इदंगई आदि। मणिग्रामम, नाना देशी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। तो तगर। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने इधर तो कदम राजवंश को अपने उसमें मिला लिया था। कदम जो क्षेत्र था, कदम राजवंशों का जो क्षेत्र था कदम शासन का, उसे अपने शासन में मिला लिया था। और ऊपर इधर इसने हर्षवर्धन को भी परास्त किया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें ऐहोल लेख से मिलती है। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए। तो चालुक्यों द्वारा। किसी मतलब जो राजा था, हमने पढ़ा था, उसका जो भाई था, उसकी वाइफ ने कुछ मतलब ताम्रपत्र वगैरह भी खुदवाए थे, ऐसा कुछ हमें विवरण भी मिलता है। बस इतना याद रहे कि महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद किस राजवंश में दिए गए। तो चालुक्य में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो वातापी। 2 थी इनकी, वातापी और वेंगी। बीजापुर यानी कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी में चालुक्यों की राजधानी था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। यानी ये 2 राजवंश थे चालुक्य के ही, एक था वातापी के चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य। ठीक है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें मिला है। तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। और ऐहोल का लेख किससे संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन है। रवि कीर्ति, जिसने ये ऐहोल प्रशस्ति लिखी थी, है ना। एक हमें प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त वाली याद आ रही हुई, एक ये ऐहोल प्रशस्ति, और इसमें है रवि कीर्ति। ठीक है, उसमें था हरिसिंह। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के शासक चालुक्य द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। तो इससे भारवी का भी पता चल रहा है कि भारवी का भी उल्लेख हुआ है। भारवी कहाँ है। मालव नरेश यशोवर्मन के राजदरबारी कवि हैं ये, है ना। इनका भी जिक्र आया था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। फिर से सेम क्वेश्चन, अब भारवी का भी तो पूछ सकते हैं ना ऐसे ही। किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे। तो नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था।
642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली, अतः उसने मानव वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा। ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द क्या है? तो काली मिर्च के लिए हमने देखा था। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित? तो हल्बी आर्य भाषा से। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोले जाने वाली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। इसे ओडिशा एवं मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भाषा माना जाता है। तोलकाप्यम ग्रंथ है व्याकरण से संबंधित, और इसके रचनाकार हैं तोलकाप्यर, और जो द्वितीय संगम हुआ था ना, संगम सम्मेलन जो हुए थे, उसका एकमात्र जो बचा हुआ ग्रंथ है वो यही है। संगम साहित्य में तोलकाप्यम, तमिल व्याकरण, शिल्पादिकारम के लेखक हैं इलंगो आदिगल, और ये महाकाव्य है। अब यहाँ पे मतलब ये रचनाएं हैं और किस में क्या लिखा है वो पूछ रखा है यहाँ पे। तो तिरुक्कुरल जो है ये दार्शनिक रचना एक तरीके से, तोलकाप्यम ये व्याकरण है, शिल्पाधिकारम ये प्रेम कथा है, और मणिमेखलई ये वणिक कथा है। यहाँ मणिमेखलई लिखा है, कहीं कहीं मणिमेखलई भी होता है, तो ये वणिक कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का नाम बताइए? तो तिरुमुराय। शैव संतों का जो लेखन है वो तिरुमुराय। ये तीनों तो हमने अभी भी देखा है कि ये संगम साहित्य हैं, और ये शैव संतों के बारे में पूछा है यहाँ पे। शैव संतों के लेखन के संग्रह को तिरुमुराय को, शैव संतों का जो लेखन संग्रह है एक, उसका नाम है तिरुमुराय। उसको 5वां वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंडों का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। ठीक है। अब है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ये गलत है। जो संगम साहित्य है ना, उसके आगम और पुरम इस तरीके से 2 भाग, मतलब उनमें जो विषय वस्तु है उसके आधार पर उनका विभाजन किया गया है संगम साहित्य का। एक को बोला गया आगम और एक को बोला गया पुरम। जो आगम है ना, आगम में ये जो भौतिक वगैरह है, इसमें मतलब इस चीज़ का जिक्र है, प्रेम इत्यादि के बारे में, तो ये कथन गलत हो जाता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण, तो सामाजिक वर्गीकरण तो उनको ज्ञात, ऐसा कोई नई चीज़ तो है नहीं जो वर्ण व्यवस्था है उसका सामाजिक वर्गीकरण उनको ना ज्ञात हो, तो ये सही है। अब इसमें देखो बिल्कुल ऐसे इसमें जो स्टेटमेंट है एकदम ऐसे दे रखे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, तो ये गलत है। जो पुरम कविताएं हैं, अगम और पुरम जो इस तरीके से जो विभाजन किया गया आगम और पुरम, तो जो पुरम है ना वो इधर वीरताओं से ही संबंधित है, वीर कवियों के बारे में ही है, सॉरी वीर कवियों में नहीं, मतलब युद्धों इत्यादि के बारे में वर्णन है, तो शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, तो ये हो सकता है कि बताया गया हो, तो इसमें जो इसमें पूछा है कि कौन सा एक सही है, तो इसमें अगर हम देखें, मान लो हमें ये और ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न है कि असंगत बताया गया है नहीं, लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो बेस्ट हमें लगेगा कि यही है। बाकी एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं को तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, जबकि संगम कविताओं में समर शौर्य के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो उस जादुई ताकतों में भी उनको विश्वास था, ऐसा नहीं है कि वो असंगत थी, तो इसलिए इसमें सही पूछा है, तो सही होगा आंसर बी। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से मिली है? तो अरिकामेडू, और अरिकामेडू से हमें एक जो वो मिला था, जार मिला था, एम्फोरा जार है ना, वो भी याद होगा। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो अरिकामेडू है कहाँ? ये पुडुचेरी के समीप। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डुके नाम से द पेरीप्लस ऑफ द एशियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो पोर्डुके कौन था? ये अरिकामेडू।
रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अरिकामेडू से। एम्फोरा जार, अब जार के बारे में पूछ ही लिया क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये कैसा जार था? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों के बारे में है, कदम के बारे में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? सेम क्वेश्चन है फिर से। चोल, चेर, पांड्य थे, पल्लव नहीं थे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल में। ये भी तमिल साहित्य का ही एक भाग है। तो कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबल या लघुदेव माना जाता है। इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। कुरल को मुक्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी? तो वो तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद कहा गया? तो कुरल को, जिसका दूसरा नाम मुक्पाल भी है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतार का लेखक है? तो कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। सित्तर के बारे में हमने समरी में मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं था तो पढ़ा नहीं है, इसकी यहाँ पे व्याख्या देख लेंगे। हालांकि ये मतलब स्टेटमेंट सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ये भी सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध, जिनको सित्तर भी कहते हैं, ये एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने, मतलब ये शैव धर्म का ही एक वो था, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। ये बात सही है। अब इसमें जो है मतलब स्थल दे रखे हैं जहाँ कुछ स्मारक होंगे और दूसरी साइड ये राजवंश दे रखे हैं, तो इनका मिलान करना है। तो जो है गुप्त, अगर इसमें देखें गुप्त हो गए देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने देखा था। चंदेल खजुराहो के मंदिर के साथ में। चालुक्य हैं, बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य हम पढ़ रहे थे। बादामी को वातापी भी कहते हैं। पल्लव का थोड़ा सा ये कम पढ़ा है हमने, तो पल्लव के साथ पनमलई। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्रामम। और ये चतुर्वेदी मंगलम पीछे आया है। चतुर्वेदी मंगलम शायद याद नहीं, मुझे आया नहीं। तो चतुर्वेदी मंगलम क्या है? जैसे अग्रहार तो पढ़ा है, ऐसे ही चतुर्वेदी मंगलम जो ब्राह्मणों को गांव दान में दे दिए जाते थे ना, उसी को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। कहीं कहीं अग्रहार भी मिलता है, कहीं कहीं ब्रह्मदेव भी मिलता है। ठीक है। और अष्ट दिग्गज क्या है? ये साउथ में ही कोई राजा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उनके 8 विद्वान थे उनके दरबार के, एक तरीके से 8 विद्वान, जैसे नवरत्न थे ना उधर, ऐसे ही यहाँ पे ये अष्ट दिग्गज। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो तक्कोलम का युद्ध थोड़ा फेमस होगा, इस वजह से इस पर क्वेश्चन बन गया, तो देख लेना बस कि चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। और इसी के उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने तंजई कोंड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। चलो यहाँ से पढ़ती हूँ। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त किया। चोल राजा पांड्य की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, और चोलों की राजधानी भी थी, है ना। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में मिलता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें इससे मिल रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके रचनाकार कौन थे उसका अभी तक नहीं पता चला है। तो इसके अगर रचनाकार का मिलान वगैरह आता है तो मतलब इसके रचनाकार का नहीं पता है, तो अज्ञात के साथ इसका आंसर मैच होगा। ठीक है।
उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? तो चेर वंश से। उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। किसने? उदयनजीरल ने। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो ये हमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में काफ़ी सारे जो बंदरगाह हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें वही पूछा है कि पश्चिमी तट पर कौन से थे। तो इसमें है आंसर में तोंडी और मुशरी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलीसंडा, यानी पुहार और ये जो तीसरा और चौथा, इन दोनों को छोड़ के कोरिकई और पुहार, ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित थे। ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को तथा मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। पहली लाइन यही थी समरी जब हमने पढ़ी थी। तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में हुआ था। अब इसमें सारे एक साथ दे दिए यहाँ पे। प्रथम संगम भी मदुरई में हुआ था, तृतीय भी मदुरई में ही हुआ था। अध्यक्षता प्रथम की अगस्त ने की थी और तृतीय की नकीरन ने की थी। द्वितीय जो है ये हुआ था कपाटपुरम में और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने और बाद में तोलकाप्पियर ने की थी। और इसकी जो संकलन है वो क्या है? तोलकाप्पियम। ठीक है। अगस्त, अगस्त्य और तोलकाप्पियर और नकीरर, मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो ये अगस्त्य ऋषि के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है कि कौन सा ये सारे राजाओं के और राजवंशों के नाम हैं और कौन किससे संबंधित है उसके बारे में यहाँ लिखा है। तो बादामी के चालुक्य, ये तो काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। हर्ष का जाएगा कन्नौज के साथ में और ये इधर बसता है हमारा पांड्य, जाएंगे शायद मदुरई के साथ में। पांड्य, मदुरई, फिर हमारा क्या बचेगा? ये पल्लव। हाँ, पल्लव हो गया कांचीपुरम। ठीक है। तो आंसर अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? ए, 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखो तीन इसमें ना एक ही ऑप्शन में 3 दे रखा है और ये हमने बहुत बार पढ़ा है। चालुक्य, बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य। अगर यही पता होगा तब भी ये आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन पल्लव की, अच्छा इसमें मतलब क्रमानुसार हमको ये लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी हुई। तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसमें आंसर होगा 2 4 1 3। यहाँ सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव राजवंश आता है, फिर उसके बाद में पाल राजवंश आता है, फिर उसके बाद में राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय होता है और फिर आता है ये परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है चेर वाला। ठीक है। पल्लव की कांचीपुरम, पांडे की मदुरई, चोल की तंजौर, पहले वाली उरैयूर थी हालांकि, तंजौर, होयसल की द्वार समुद्र। तो चेर की राजधानी कौन सी थी? चेर की राजधानी थी वांची अथवा वांजी। बाकी सब सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यानी इसमें पल्लव शासक कब कौन सा हुआ उसका क्रम लगवाया गया है। तो अब ये देखो इनका क्रम क्यों लगवाया गया है, क्योंकि जो पल्लवों की जो स्थापत्य कला शैली है, क्योंकि इसी के बाद में द्रविड़ शैली आती है। तो मामल शैली हम पढ़ते हैं, तो मामल शैली कैसे कैसे विकसित होती है तो उसमें इन सारे राजाओं के नाम हम पढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने जो शायद नरसिंह वर्मन प्रथम ही था, हाँ, जिसने देखा था ना मैं महाबलीपुरम का शोर मंदिर इत्यादि ये सब जो बनवाए थे, जो रथ मंदिर हम पढ़ रहे थे वो इन्हीं काल में बने थे। तो इन राजाओं के नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनका क्रम याद होना जरूरी है। इसलिए अब ऐसा लगेगा कि इसके क्रम पूछ ले तो सारे शासकों के क्रम याद करने
तो सारे उनके तो नहीं करने। अब क्वेश्चन पूछ ले तो खैर ऐसा तो है नहीं कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन यहाँ पल्लव शासकों का क्रम पता होना चाहिए। जब हम इसकी स्थापत्य कला पढ़ते हैं तो ऑलरेडी इनका क्रम दिया होता है और बताया गया होता है कि किस काल में कौन से रथ बने और कैसे कैसे करके ये जो शैली स्थापत्य कला है वो विकसित होती है। निम्न में से किस चीनी यात्री ने, यानी पहले महेंद्र वर्मन प्रथम हो गया, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम और फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम और फिर है नंदी वर्मन सेकंड। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मातवालिन, ये आया था जब हमने समरी देखी थी। तो मातवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो चालुक्यों ने। उत्तर, ये सारे तो हमने देखा था उत्तर भारत के ही थे, चालुक्यों ने नहीं किया। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों और पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किस राजा ने अपने मंत्रियों को, काशी क्षेत्र किसने भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हालांकि एक ही बार पूछा गया लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अशोक जो काम कर रहा है, कुछ कुछ वही काम ये चालुक्य शासक कुमारपाल कर रहा है। ठीक है, कदम्बों की राजधानी थी बनवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो काकतीय राज्य में जो महत्वपूर्ण पत्तन था वो मोटुपल्ली, और इन सारे ही इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे काकीनाडा कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है ना। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। मोटुपल्ली, काकीनाडा ये भी, और ये मछलीपट्टनम भी। ठीक है, फिर है कि इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान के आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया। ठीक है, एक हमें इटली यात्री मार्को पोलो के बारे में भी पता चल रहा है कि ये कब किस राज्य का दौरा करता है, तो ये काकतीय राज्य का, जो कि आंध्र प्रदेश में केंद्रित थे। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा? तो पांड्य राजा ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेरों ने। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ प्रारंभ हुआ। तो संगम काल से ही प्रारंभ हो जाता है रोम के साथ में, और संगम काल में हम पढ़ते हैं चोल, चेर, पांड्य, उनमें से चेरों के साथ में प्रारंभ हो जाता है। और अरिकामेडू से हमें कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं इसके साक्ष्य के तौर पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो ये मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी मदुरा में स्थित है, और मदुरई जो थी पांड्य की राजधानी थी, यानी मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया था? पांड्यों ने बनवाया था। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित हुए थे, ये हमने पढ़ाई था। और दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में, और जिसकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त एवं नकीरन ने की थी। यानी पहले वाले की और तीसरे वाले की अध्यक्षता पहले वाले की अगस्त्य ने और तीसरे की नकीरन ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। अब यहाँ पे जो मंदिर दिए हैं और दूसरी साइड उनकी मतलब स्थान दिए हैं, तो उनका मिलान करना है कि कौन से सही हैं। देखो, मीनाक्षी मंदिर अभी हमने देखा मदुरई में है। ठीक है, और जो ये इसमें वेंकटेश्वर मंदिर है ये शायद हमने नहीं पढ़ा है। बेलूर मठ जो है, बेलूर मठ का अगर हम देखें तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में आएगा। ये शायद हम इसमें तो नहीं आया, लेकिन शायद NCERT वगैरह में कहीं आता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो क्या कोई मैच कर रहा है? एक के साथ में दो। देखो, अगर एक भी पता होगा ना, और मीनाक्षी का मदुरई मंदिर, ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, बस इसी से ये क्वेश्चन हो जा रहा है। यहाँ पे एक के साथ में दो ऑप्शन मात्र एक ही में है, बी में। तो इसका है 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, ये याद रहेगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल यानी आंध्र प्रदेश में। महाकाल, हाँ ये तो काफ़ी मतलब कॉमन है, ये तो पता ही रहता है सबको, ध्यान नहीं दिया मैंने। महाकाल मंदिर उज्जैन।
मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों की अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। पांड्यों ने मतलब। महाकाल मंदिर उज्जैन में तथा वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल यानी आंध्र प्रदेश में है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ये जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उसमें आता है बेलूर मठ। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहे जाते थे? तो गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों द्वारा चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाने लगे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। ठीक है। अब इसके बाद है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।